कुछ भी एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आपके पास एटलीस्ट मिनिमम प्रीवियस 5 ईयर पेपर डीयू बीएड का होगा। उससे पुराना कोई भी क्वेश्चन पेपर, उससे पुराना कोई भी आपने बुक ले रखा है जहां उससे पुराना पेपर दे रखा है, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। पिछले 2 साल से पेपर एनटीए करा रहा है, तो उसके पीछे का पेपर की कोई जरूरत नहीं है। पिछले 5 साल का पेपर भी हमको इसलिए लेना है क्योंकि हमें ये देखना है कि सक्सेसिव बदलाव यूनिवर्सिटी में किस तरह पेपर स्ट्रक्चर में आया, ताकि आने वाले समय में पेपर कैसा हमको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, उस बात की समझ जो है हमारी डेवलप हो। तो आपके पास पेपर हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप डली बाइट्स की मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप में आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड आई रिपीट, मेंबरशिप इज नॉट जस्ट अबाउट क्वेश्चन पेपर। बीएड करने के बाद भी जॉब तक पहुंचने के लिए काफी चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ेगा। तो टीचर एजुकेशन के फील्ड में कोई जॉब कोई इशू हो रही है आपको, बीएड करने के बाद कोई प्रॉब्लम हो रही है, या करियर को लेकर जो है बीएड में एंट्रेंस एग्जाम, बीएड से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम, कोई और टीचर एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी फील्ड में आपको कोई इशू हो रहा है, तो मेंबरशिप लेने के बाद आप हमेशा मेरे से वॉइस कॉल पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन अब है क्या कि जो प्रॉब्लम्स मैं बता रहा हूं ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके आगे तुरंत आएगा। आप इस वीडियो लेक्चर को देख ही इसलिए रहे हो क्योंकि इस वक्त आपका प्रमुख और प्रथम लक्ष्य केवल इतना ही है कि किसी प्रकार किसी एक बीएड के कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। लेकिन गेम यहीं ओवर नहीं होगा। एडमिशन के बाद हमें यह भी देखना होगा कि जॉब का क्या सिचुएशन है और कैसे मिलेगी। तो मेंबरशिप डेली बाइट्स के लेटर और सूनर आपके काम ही आती है। एज फार एज आई हैव टू कमेंट, मैं ये कहूंगा कि मेंबरशिप लेने का कोई नुकसान तो नहीं है, फायदा आपको हो ना हो। ओके, आते हैं डीयू बीएड के प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे। आपका पेडागोजी सब्जेक्ट कोई भी हो, डीयू बीएड में आपने किसी भी सब्जेक्ट किसी भी स्ट्रीम से फॉर्म भर रखा है, तो जो कुछ भी मैं बता रहा हूं ये आप सब पर लागू होगा। देखिए, सबसे पहले तो 438 सीट्स है। इसको भी मैं अगर बहुत साफ सुथरे शब्दों में समझाऊं तो ये 125 सीट्स होम साइंस के हैं, जिसपे बहुत कम एप्लीकेशंस होते हैं और सिर्फ गर्ल्स के लिए ही ये होम साइंस है। तो ये 438 में से 125 तो पहले ही घटा दो, ठीक है। बाकी का आप देखेंगे एसपीएम कॉलेज में 63 सीट्स है, तो ये केवल और केवल गर्ल्स के लिए है। डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स में ये अलग अलग सीट्स हैं। अब एक कैंडिडेट मेरे से पूछ रहा था कि सर, किसी ईयर में हिस्ट्री में 12 एडमिशन हुए हैं, किसी में 15 हुए हैं, किसी ईयर में फिजिक्स में केवल 2 ही एडमिशन हुए हैं, किसी ईयर केमिस्ट्री में 10 हुए हैं। तो ये सीट्स कितने हैं और एग्जैक्ट सीट कितना है, किस स्ट्रीम किस ब्रांच में। देखिए, मैं अगर आप लोगों से कभी भी बोलता हूं कि जाके डीयू बीएड प्लेलिस्ट में और वीडियोस जो दिए गए हैं उसको देख लीजिए, तो ये मैं प्रमोशन और व्यूज के लिए नहीं कह रहा हूं। उसमें बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं मेरे द्वारा, जो आप प्लेलिस्ट जाके देखेंगे तो आपको उसके बहुत सारे डायमेंशंस एग्जाम के एग्जैक्टली समझ में आएंगे। तो उसमें एक ये वाला वीडियो होगा, ठीक है, उसको आप देखिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कट ऑफ एनालिसिस कैसे हो रहा है, कैसे कट ऑफ का फॉर्मेशन हो रहा है और प्रोसीजर क्या है सिलेक्शन और मेरिट फॉर्मेशन का। तो बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि अच्छा, प्लेलिस्ट बोला जा रहा है जाके देखने के लिए, तो दैट इज फॉर सेक ऑफ प्रमोशन। नहीं, देखिए, प्रमोशन की बात नहीं है। डीयू बीएड में बहुत लिमिटेड लड़के फॉर्म भरते हैं और गिनती के ये वन ऑफ द इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जिसमें गिनती के 350-400 सीट ही हैं। और बाकी के कोई भी अब बीएड का जो राज्य स्तर की यूनिवर्सिटीज हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ना हो, क्योंकि डीयू से ना कोई एफिलिएटेड कॉलेज है ना डिस्टेंस से होता है। गिनती के 2 कॉलेज हैं कोएड, और एक गर्ल्स कॉलेज है, और एक कॉलेज है तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ होम साइंस का है। तो कहने का मतलब बहुत लिमिटेड पढ़ने वाले हैं, बहुत लिमिटेड क्वालिफाई करेंगे, तो बहुत लिमिटेड देखने वाले भी हैं फिर। तो अगर मैं बता रहा हूँ तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक करिए, वो आपके फायदे के लिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर रखी है। तो एग्जाम में जाने से पहले एग्जाम का डायनामिक्स समझना बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं बातों पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे और देखेंगे। नमस्कार, मैं अभिलाष कुमार सिंह। आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करें। इस पे आपको सभी डीयू बीएड के अपडेट्स और अपकमिंग टीचर एजुकेशन के सभी जॉब के अपडेट्स भी मेरे इंस्टाग्राम पर आपको मिल जाएंगे। बहुत से कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि सर, आपने क्या बीएड डीयू से कर रखा है? यस, हाँ, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से मैंने डीयू से ही बीएड कर रखा है।
और यही वन ऑफ द मोस्ट एंड बिगेस्ट रीजन भी है कि दिल्ली बैट्स की जो डीयू बीएड की मेंबरशिप होती है वो पेड मेंबरशिप होती है। जो हमारे प्लेटफॉर्म पे काम होता है वो इट्स नॉट लाइक कि अच्छा बैठे हैं यूपी बीएड भी बना दिया, आईपी बीएड भी बना दिया, डीयू बीएड भी बना दिया और ढंग से किसी एक चीज के बारे में ढंग से कुछ भी अंदर का पूछ दें तो जो बनाने वाला है उसको भी आइडिया ना हो, तो ऐसा आपको ऑनलाइन देखने के लिए मिलेगा। तो वो मेरे प्लेटफॉर्म पे डीयू बीएड के रिगार्डिंग और बीएड के रिगार्डिंग इसलिए ही आता है क्योंकि सिंस आई एम एफिलिएटेड टू दैट इंस्टीट्यूट और आज भी बहुत सारे मतलब प्रोफेसर और तमाम हर चीज कोई मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई चीज मुझे करना हो तो दैट इज इजीली अवेलेबल एंड एक्सेसिबल टू मी। ओके, तो पॉइंट पर आते हैं, स्कीम ऑफ रिटन एंट्रेंस टेस्ट। तो देखिए यूनिवर्सिटी, जैसा कि मैं पहले भी बहुत से वीडियोज में बता रखा हूँ कि डीयू बीएड के लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है और जो इनका रिटन एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है वो सिलेबस भी कुछ भी बहुत डिफाइंड नहीं है, बहुत वेग सी चीजें लिखी हुई हैं सिलेबस में, सिर्फ इतना ही कुछ लिखा हुआ है जो यहाँ पर दिया हुआ है। थोड़ा सा और एलाबोरेट कर देंगे जो इस बार के प्रोस्पेक्टस में आया है तो वो आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, ये पूरा जो कुछ भी लिखा हुआ है। तो इसमें भी बस इतनी ही सी बात दे रखी है कि टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा तो टोटल 400 मार्क्स हो गए, 2 घंटे का पेपर है और निगेटिव होगा 1/4। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है एक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपका 1 मार्क जो है निगेटिव हो जाएगा। और देखिए ये बात भी बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि देयर विल बी वन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर ऑल द कैंडिडेट्स, किसी भी स्ट्रीम का हो, किसी भी पेडागोजी का हो। आप सब भी हो सकता है कि आने वाले समय में एक टीचर हूं, तो मैं आप लोगों से एक वाकया शेयर करता हूं। कुछ दिन पहले, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, एक कैंडिडेट ने मुझे मैसेज किया कि सर कितना पढ़ें और कितनी देर तक पढ़ें, कितना टाइम पढ़ें कि मेरा काम हो जाए और मैं इजीली सेलेक्ट हो जाऊं। तो देखो, जिन भी कैंडिडेट्स का ऐसा क्वेश्चन है उनको मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूं। देखिए, मैं डीयू में क्या होता है, जब आप बीएड करते हो तो वहां पर आपको ट्रेनिंग के लिए भेजता है केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आरपीवीवी, इस टाइप के स्कूल्स में भेजता है। तो मेरी जो अलॉटमेंट थी, तो सिंस मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ तो मैं सिर्फ सीनियर क्लासेस को पढ़ा सकता था, 11th-12th। तो वहां पर क्या होता था कि मैं क्लास से निकलता था, उसके बाद जो है मेरा नेट जेआरएफ था ही, तो मैं वहीं पर पास में एक कोचिंग था, मैं वहां जाता था पढ़ाने नेट जेआरएफ के स्टूडेंट्स को। तो वो मुझे लगभग 60-70 हजार रुपए देते थे। ठीक है, तो वहां पर क्या था कि एक कैंडिडेट आया, वो कैंडिडेट पूछा कि सर कितना पढ़ें और कितना कर लें कि मैंने इसी बार एमए में एडमिशन लिया है और मेरा हो जाए। तो मैंने उससे बस इतना ही पूछा, एक ही सवाल पूछा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो उसने कहा कि नहीं। तो हमने कहा तो फिर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा यार। तो वो कुछ नहीं, बच्चे होते ममाज बॉय, तो उसको ये बुरा लग गया। तो उसने कहा कि सर एक तो मैम पहले ही से परेशान है, ऊपर से आप हमको और परेशान कर रहे हैं, अब हम सिलेक्शन के लिए जाएंगे गर्लफ्रेंड बनाने। तो हमने कहा अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम कनॉट प्लेस पर गए हो? तो ही सेड यस। आई सेड कि वहाँ पार्क है, तो तुमने पार्क में देखा होगा कपल्स बैठे रहते हैं, तो कभी देखा है उनको पता नहीं क्या फुसर फुसर बातें करते रहते हैं? तो ही सेड सर देखा नहीं है लेकिन हाँ ऐसा है। तो हमने कहा ठीक है, अगर उनको भी नहीं देखा है तब तो फिर सिलेक्शन मुश्किल है। तो ही सेड कि सर देखा है। तो हमने कहा उसमें तुमने क्या नोटिस किया? कि वो सुबह से शाम बात कर रहे हैं, सुबह से शाम साथ में बैठे हुए हैं, उसके बाद भी जब वो शाम को जा रहे हैं तो उसके बाद भी उन्हें लग रहा है कि यार जो समय मिला कम है। और और शाम तक उसी पार्क में वो एक ही पोस्चर में बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं। तो वो ये कैसे कर पा रहे हैं कि एक ही पोस्चर में बैठे हुए हैं, सुबह से शाम तक लगे हुए हैं, जो भी शारीरिक क्रियाओं में वो इन्वॉल्व हैं, उसके बाद भी मन नहीं भर रहा, उसके बाद भी लग रहा है कि कुछ कम हो गया, शाम को समय कम मिला। तो ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ? बस एक रीजन है सिंपल, उस काम में मजा आ रहा है उनको, डेडिकेशन है। यहां पर भी यही है, उस काम के तुलना में अगर यहाँ 25% डेडिकेशन भी लगा दिए ना तो कोई सिलेक्शन रोक नहीं सकता। एग्जाम के 10 दिन भी बचे हो ना, एग्जाम में पढ़ना हो, वो डेडिकेशन जो यहाँ पर आता है, वो वाला डेडिकेशन आपने 25% भी लगा दिया तो आपको सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो उस केस में मैं यही कह सकता हूँ बस सिर्फ और सिर्फ कि कितना देर पढ़ें और कितना ज्यादा पढ़ें कि सिलेक्शन हो जाए। तो यहाँ पर ये देख लो, ये जितना देर बैठ रहे हैं, जितने ज्यादा क्रिया में इन्वॉल्व है, उसके बाद भी इनको समय कम पड़ रहा है। तो ओवरऑल मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि काम में मन लग रहा है कि नहीं। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जो तमाम गर्ल्स, बहुत सी लड़कियां भी इसको एस्पायर कर रही हैं एग्जाम को। देखिए ऐसा होता है कि आप जब, सभी के लिए मैं कह रहा हूँ, मेल फीमेल हो, जब आप 17-18 साल के होते हैं तो आपके माइंड में आता है माई लाइफ माई चॉइस, मुझे डिसाइड करना है कि मैं क्या करूंगा। 22-23 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में आपको पहली बार ये डिसाइड होता है ग्रेजुएशन करने के बाद कि यार आगे क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ही आप अगर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे तब आप खुद ही आएंगे, तब आप ये नहीं कहेंगे माई लाइफ माई चॉइस, तो आप कहेंगे भाई बता दो कि कौन सा कोर्स कर लें, क्या कर लें कि आपका सिलेक्शन हो जाए। सो दैट इज हाउ स्टेट ऑफ माइंड चेंजेस।
और लड़कियों से मैं एक चीज़ और कहूँगा, आपके पेरेंट्स चाहे बोलें कि नहीं तुमको जितना पढ़ना है, जो करना है करो, लेकिन जैसे ही आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे, तो वो आपके ऊपर शादी का एंड ऑल हर चीज़ का प्रेशर बढ़ाने लगेंगे और वो आपसे कहेंगे नहीं, डायरेक्ट नहीं कहेंगे आपसे वो आपके अगल-बगल बस बैठ के चर्चा करेंगे कि अच्छा देख रहे हैं, फलाँ जगह से रिश्ता आया है। तो कहने का मतलब एक तरह से आपके ऊपर दबाव डालेंगे। तो आप लोगों का एडमिशन लेना ज़्यादा ज़रूरी है, कोई ज़रूरी नहीं है कि डीयू से ही हो, कहीं से भी आप कर रहे हैं तो एटलीस्ट मिनिमम एक बीएड वगैरह आप किए रहोगे तो मिनिमम एक सैलरीड जॉब, एक अच्छा खासा जॉब आपको मिल जाएगा, एक मिनिमम अर्निंग आपकी हो जाएगी। अगर थोड़ा-सा भी आपको अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है और थोड़ा-सा भी आपके अंदर टीचिंग स्किल है तो। और आप डीयू से बीएड करके निकलते हो तो प्राइवेट टीचिंग में दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स में इजीली आपको 40 टू 60,000 मिल जाएगा। आप मेरे बैच से ही आई थिंक 67 स्टूडेंट्स एक ही बार में जो है सीटेट एक ही बार में पहले अटेम्प्ट में, क्योंकि आप बीएड सेकेंड ईयर में जाते हैं तभी सीटेट दे सकते हैं। 67 स्टूडेंट्स ने एक ही साथ क्वालिफाई कर लिया था। इनफैक्ट 40 स्टूडेंट्स वेरी नेक्स्ट ईयर जो है केवीएस में और नवोदय विद्यालय में अलग अलग गवर्नमेंट में, इनफैक्ट मेजोरिटी ऑफ देम सब कहीं ना तो कहीं सेट हैं। तो क्योंकि उतना आप यहाँ सीख लेते हो, इतनी ट्रेनिंग आपकी हो जाती है। और मैं तो खैर फिर एजुकेशन की फील्ड में रिसर्च स्कॉलर बन गया। और आपको बताऊं, मेरे ही बैच का एक लड़का है, तो वो क्या है कि वो हिस्ट्री का ही है, ठीक है, तो वो भी मास्टर्स किया हुआ है। वो दिल्ली में ही स्कूल का नाम नहीं लूंगा मैं, वहां पर वो पढ़ाता है तो उसको 80,000 रुपए मिलते हैं पढ़ाने के। एंड इनफैक्ट एक बंदा है मेरे जानने वाला, वो भी कह रहा है कि भाई 80,000 ऐसा क्या हिस्ट्री पढ़ा देता है। तो देखिए अब यही होता है, यही सब चीजें थोड़ी आपको समझनी होती हैं। अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कैंडिडेट्स के माइंड में कि सर लास्ट मोमेंट पे शॉर्ट में कैसा स्ट्रेटेजी बनाएं कि सक्सेस पा जाए। जो भी बच्चे ठीक से पढ़ना चाह रहे हैं, जो भी थोड़ा भी इस पर मेहनत कर रहे हैं, दिन में 4 घंटे 5 घंटे इस पे दे रहे हैं पढ़ाई पर, तो उन कैंडिडेट्स के लिए मैं कहूंगा कि कैसे आप इजी वे में सेलेक्ट हो जाएं। सबसे पहला चीज तो ये, सबसे पहले मैं उस पर बात करूंगा, क्योंकि देखिए पेपर में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। अब क्या होता है कि डीयू में जो 100 क्वेश्चन आते हैं ना, कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं हो सकता है जो कह दे कि मैंने 90 क्वेश्चन सही कर दिया या 95 क्वेश्चन सही कर दिया। तो उसका रीजन ये है, क्योंकि देखिए पेपर बहुत डाइवर्स होता है। अगर 10 पेडागोजी के सब्जेक्ट्स हैं डीयू में, तो 10 पेडागोजी से थोड़ा थोड़ा सब कुछ मिक्स आएगा। डीयू में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं कि 25 रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, 25 मैथ के क्वेश्चन आएंगे और एग्जाम में जाने से पहले, जैसा कि किसी भी और बीएड के एग्जाम में होता है कि 25 अगर आपको मान लीजिए मैथ के क्वेश्चन आते हैं, तो आप क्या करते हैं, 25 उस टाइप के मैथ के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए और आपको पेपर आने से पहले ही पता होता है कि 25 मैथ के क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग का पेपर आने से पहले ही पता होता है कि 25 रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। तो ऐसा डीयू में नहीं होता है। हो सकता है कि रीजनिंग से एक भी क्वेश्चन न रहे, या हो सकता है 10 क्वेश्चन रहे, या हो सकता है मैथ से 5 क्वेश्चन रहे, या हो सकता है मैथ से एक भी क्वेश्चन ना रहे। तो होता क्या है, सिलेक्शन के लिए किसी भी कैंडिडेट को एग्जैक्टली ऑन एन एवरेज कैंडिडेट जो भी सेलेक्ट होते हैं उनको हार्डली 40 टू 55 क्वेश्चन ही एग्जैक्ट होगा जो उनको आता हो। बाकी के सभी क्वेश्चन पर आप अपने इंटेलेक्चुअल क्रिटिकल एनालिसिस पर एज्यूम करते हैं, गेस करते हैं कि आंसर क्या होना चाहिए। ये आपके आईक्यू इंटेलेक्चुअल लेवल पर जज किया जाता है। क्योंकि जो डीयू का पेपर आता है वो ऐसा नहीं है कि कोई किताब आपने ले लिया और 10 उस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली और वैसा ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो क्वेश्चन आपके आईक्यू पर जज करके आता है कि आप उस सेंस में, उस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपकी क्या विचारधारा और क्या वहां पर होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला सवाल जो माइंड में उठता है कि सर अगर कुछ क्वेश्चंस पर गेस करना पड़ता है तो वो गेस वर्क कैसे करें। वो जो तुक्का वाली बात आ जाती है, जिसको आप तुक्का कह रहे हैं उसको मैं गेस वर्क कह रहा हूं, तो वो तुक्का कैसे मारें। तो इस क्वेश्चन को, सवाल को ना थोड़ा बदल दीजिए। पहला क्वेश्चन ये उठता है कि सर गेस वर्क कैसे करें, सर तुक्का कैसे मारें। तो इस क्वेश्चन को मैं कहूंगा चेंज कर दीजिए। अपने आप से सवाल ये पूछिए कि सर तुक्का कहां पर नहीं मारें। क्योंकि देखिए गेस वर्क तो आप करेंगे, आप लोगों में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसको आप लोग ब्लाइंड मारेंगे या टिक करेंगे कुछ अपने एजम्पशन पर बिना आंसर जाने। तो यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ एक सवाल होना चाहिए कि सर गेस वर्क, ये तुक्का मारने वाला काम किस टाइप के क्वेश्चन में ना करें। तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि गेस वर्क, ये तुक्का मारने वाला काम कहाँ करना है। मैं आपको बताऊंगा कि ये तुक्का मारने वाला काम कहाँ नहीं करना है। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चंस का एग्जाम्पल लिया है। अब देखिए ये जो क्वेश्चंस के मैंने एग्जांपल लिए हैं, तो सबसे पहले आप ये भी देखिएगा कि टोटल इस टाइप के क्वेश्चंस कितने आए हैं। जितने क्वेश्चंस जो हैं, जो भी क्वेश्चंस ये आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये लास्ट ईयर के पेपर से हैं। और कोई जरूरी नहीं है कि मैंने सभी क्वेश्चन इंक्लूड कर लिए हों इसमें। तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस मैं आपको शो कर रहा हूं कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं
जो आपको देख के लगेगा कि ये किसी पेडागॉजी सब्जेक्ट से नहीं है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि आप पढ़ के जाओगे तभी कर पाओगे, आप बिना पढ़े भी पेपर में बैठोगे तो भी कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि इन 20th सेंचुरी इंडिया, जो 20वीं शताब्दी की भारत है, उसमें है कि महिलाओं के लिए जो है कि जो है नॉवेल जो है, जो उपन्यास होती हैं उनके बीच में काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन कर रही थी, और जो है महिलाएं जो नॉवेल्स पढ़ना काफ़ी शुरू कर दिया था उन लोगों ने। तो अब कह रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा था। अब ये सिंपल सा लॉजिक है, ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्योंकि किताबों से, नॉवेल से हमें एक नई विचारधारा मिलती है, तो श्योरली उसमें कहीं ऐसी बात लिखी होगी कि वुमेन्स अपना पार्टनर खुद से चूज़ कर सकती हैं, रिलेशनशिप खुद से डिसाइड कर सकती हैं किसके साथ रहना है। और फिर ये दिखा रहा है कि कैसे वुमेन जो है अपने अपने जीवन को स्वयं कैसे निर्धारित कर सकती हैं, कैसे जो है खुद कंट्रोल कर सकती हैं, और कैसे तमाम महिलाओं ने बोथ मेन एंड फीमेल जो है दूसरी महिलाओं का, दूसरे पुरुषों के जीवन में काफ़ी बदलाव लाया है। तो ये एक गेस वर्क है कि इन्हीं प्रमुख कारणों से महिलाएं जो है हो सकता है नॉवेल पढ़ना पसंद करने लगी होंगी 20वीं शताब्दी में। क्योंकि देखिए कोई भी हो जिसके ऊपर रूढ़िवादिता थोपा जा रहा है, वो कभी नहीं चाहता है कि उसके ऊपर रूढ़िवादिता थोपी जाए, तो महिलाओं पर भी थोपी गई। तो यहाँ पर बोल रहा है कि दे रेनफोर्स एंड सेफगार्ड द ट्रेडिशनल आउटलुक एंड पर्टेनिंग टू वुमेनहुड। वे नारीत्व से संबंधित पारंपरिक दृष्टिकोण को मजबूत और संरक्षित करते थे। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर कुछ ऐसी बात की जा रही है कि उन नॉवेल्स को वो इसलिए पढ़ते थे क्योंकि रूढ़िवादिता बढ़ती थी। नहीं, नहीं, कोई भी किसी किताब को इसलिए थोड़ी ना पढ़ता है। तो ये खुद से कॉन्क्लूड करेंगे आप कि नहीं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सही ऑप्शन बैठ रहा है। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन है। इसके लिए आप कोई बुक नहीं आएगी, और इसके लिए आपको कोई ऐसा सिलेबस डिफाइन नहीं होगा जहां आपसे पढ़ लोगे तो ही आप ये करोगे। इस क्वेश्चन को आप देख के देखिए, इस यहाँ पर आपका आईक्यू लेवल चेक हो रहा है कि क्या होना चाहिए। फिर उसी तरह देखिए, पॉल्यूशन लीड्स टू एनवायरमेंटल चेंज, सबको पता है भैया प्रदूषण से पर्यावरण में जो है परिवर्तन आता है। अब दूसरा लिख रहा है कि पॉल्यूशन लीड्स टू सोशल चेंज। तो देखिए एक बात तो समझ में आ रहा है कि स्टेटमेंट वन तो ट्रू है, ठीक है। तो हमको ये देखना है कि स्टेटमेंट वन इज फॉल्स, ये वाला ऑप्शन कट। और कहाँ लिखा है कि बोथ स्टेटमेंट वन इज फॉल्स, ये वाला भी ऑप्शन कट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 एंड 3 में से ही कोई सही होगा। अब दूसरा क्या कह रहा है, पॉल्यूशन लीड्स टू सोशल चेंज, कि प्रदूषण जो है सामाजिक परिवर्तन ला रहा है। मैं आपको सामाजिक परिवर्तन का एग्जांपल दूं तो हाँ देखिए, बनारस में जैसे मान लीजिए नदी है, ठीक है। कहा जाता है कि काशी इज ओल्डर देन हिस्ट्री, गंगा के किनारे पूरा बनारस शहर बसा है। लेकिन गंगा में अगर प्रदूषण होता है, और कानपुर में अगर गंगा में प्रदूषण होता है, तो आसपास जो जनजीवन है वो पूरा प्रभावित होता है। जैसे मान लीजिए किसी एरिया में कोई मछली पालन करके रह रहा है, वहां प्रदूषण हो गया, पानी में मछली पैदा होना कम हो गई या मछलियां मर गई, तो एक तरह से सोशल लाइफ भी चेंज होगा, जो सोशल स्ट्रक्चर है वो भी चेंज होगा। जो तमाम ऐसी चीजें जो इन्वायरमेंट से पॉल्यूशन के कारण ह्यूमन लाइफ के सेटलमेंट को डिस्टर्ब कर रही है, तो एक तरह से सोशल स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ये लॉजिकली कंक्लूड हो रहा है। क्या आप इस बात को किसी बुक से पढ़ के कर सकते हो? नहीं। आप ग्रेजुएशन करके आ रहे हो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन करके आ रहे हो, तो इतना आईक्यू लेवल आपका होना चाहिए कि आप बात देख के ये जज कर सको कि क्या सही होना चाहिए, क्या गलत होना चाहिए। इसके लिए कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। तो जैसे मान लीजिए डीयू क्या करता है कि आपका इंटेलेक्चुअल एनालिसिस करता है, ना कि लर्निंग एनालिसिस, कितना आप लर्न करके एग्जाम में अपने आप को साबित कर सकते हो। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, कि जो मौलिक अधिकार है, जो समानता का मौलिक अधिकार है, उसका हनन कहाँ पर हो रहा है। इन सेम होम सेपरेट यूटेंसिल्स आर केप्ट बाय, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायलेशन। हाँ देखिए कौन सा कह रहा है कि जो है वायलेशन है। देखिए सबसे पहला, एक सेम घर में अलग अलग बर्तन रखा हो किसी अलग कम्युनिटी के लिए, तो बिल्कुल ये वायलेशन है। फिर लिखा है इफ यू हैव टू जॉइन अ स्कूल बट द प्रिंसिपल वांट्स टू नो योर कास्ट एंड रिलीजन, ठीक है, समानता का अधिकार का हनन हो रहा है। फिर इन सम विलेज पर्टिकुलर कम्युनिटीज कैन नॉट ऑर्गेनाइज बारात प्रोसेशन। तो ये सब देखिए, ये सब हमारी सामाजिक प्रॉब्लम है जो हमारे समाज में, न्यूज़पेपर्स में आपको ये सब देखने के लिए मिलता है। तो इसके लिए कोई बुक पढ़ के जाओगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर यहाँ लिख रहा है कि इन सम स्कूल द चिल्ड्रन ऑफ द वार्ड काउंसलर आर नॉट गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट बाय द क्लास टीचर। तो यहाँ इक्वालिटी की बात हो रही है। तो यानी कि बाकी का 1, 2 और 4 एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर आप देखेंगे कि जो फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी है उसका वायलेशन हो रहा है। फिर वैसे ही देखिए, अब सिचुएशन इन कश्मीर कंटिन्यूज टू बी टेंस एंड डिफिकल्ट। अब देखिए कश्मीर में सिचुएशन टेंस है, डिफिकल्ट है, खराब है। तो ये आप अपने एनालिसिस से कंक्लूड कर सकते हैं। ये कोई जरूरी थोड़ी ना कि आपने न्यूज़पेपर पढ़ा हो तभी आप इस चीज को कर पाएंगे। अब लिखा है कि देयर हैड बीन सम सीरियस इंसिडेंट्स, ठीक है, सही है। पीपल शुड नॉट गो टू द ऑफिस स्कूल,
नॉर्मलसी विल बी रेस्टोर्ड शॉर्टली। देखिए यहाँ कह रहा है विच ऑफ द एजम्पशंस इज आर ट्रू फॉर द अबव स्टेटमेंट। एजम्पशन की बात कर रहा है तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि ओनली 1 एंड 2 आर करेक्ट, तो हो गया ऑप्शन 3, ओनली 1 एंड 2 आर इम्प्लिसिट। क्योंकि ये बात हम लॉजिकली कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ लिखा है पीपल आर रिक्वेस्टेड टू बी इन देयर हाउसेज ओनली। लोगों से अनुरोध है कि किया गया है कि वो अपने घरों में ही रहें। देखिए अगर उनको अपने घरों में रहने के लिए कहा जा रहा है तो स्पष्ट है कि जो नॉर्मलसी है वो तुरंत रेस्टोर नहीं हो सकती है। अब देखिए व्हाट हैज ग्लोबलाइजेशन नॉट लेड टू, वैश्वीकरण जो है क्या चीज उससे नहीं हो रहा है। सबसे पहली चीज तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल कंट्रीज, नहीं, ये आप भी जानते हैं सभी देशों को समान अधिकार नहीं है। बहुत से मामलों में ग्लोबलाइजेशन जो है तमाम कंट्रीज को प्रॉफिट या फायदा नहीं पहुंचा रहा है। ग्रोथ ऑफ ओनली सर्विस सेक्टर, नहीं, ये कहना भी गलत होगा। तो ये दोनों चीज जो है ग्लोबलाइजेशन नहीं ले रहा है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन देखिए एक चीज जरूर करता है, ग्रेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट, बिल्कुल। जब भी जितने भी जो है मैं कहूँ लेसेस फेरे आइडियोलॉजी जो कहा जाता है कि जितना हम उस पर बढ़ेंगे मार्केट एकदम ओपन होगा, परफेक्ट कंपटीशन की बात होगी, तो इससे हो जाएगा कि ग्रेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स। और देखिए व्हाट हैज ग्लोबलाइजेशन नॉट लेड टू, इनकम इनइक्वालिटीज बढ़ी है, अंबानी की संपत्ति और बढ़ी है और गरीबों की संपत्ति और घटी है। अब उसमें सरकार का जो भी रोल हो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। तो इंक्रीज इनकम इनइक्वालिटीज, तो दिख रहा है कि 1 एंड 4 सही है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल कंट्रीज, ग्रोथ ऑफ ओनली सर्विस सेक्टर। तो ये सब क्वेश्चन एक लॉजिकल कंक्लूजन है। अब ऐसे ही देखिए द स्टेटमेंट ट्रू ऑन मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, भाई ये तो हमेशा देखोगे न्यूज़पेपर में रहता है, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में डिबेट रहता है कि धान का कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य हो, गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना हो, कि एक किसान है उसके उसके फसल का रेट उसको मार्केट में नहीं मिल पा रहा, तो एक न्यूनतम प्राइस के पीछे सरकार की क्या विचारधारा हो सकती है रखने की। तो ठीक है, इट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम द फार्मर्स, बिल्कुल सही है। सरकार क्या करती है उस चीज को डायरेक्ट फार्मर से खरीद लेती है ताकि उनको एक न्यूनतम पैसा मिल जाए। इट इज एन इवेंटफुल, इट इज द इवेंट ऑफ अ फॉल इन मार्केट प्राइस, दिस एक्ट एज अ सपोर्ट मैकेनिज्म टू द फार्मर्स। बिल्कुल सही बात है। मार्केट में जैसे मान लीजिए कभी कभी आप अक्सर न्यूज में देखेंगे कि नासिक में जो है टमाटर की नासिक में बहुत ज्यादा प्याज की खेती हो गई, कहीं पर टमाटर की खेती बहुत ज्यादा हो गई और किसान को उसका रेट नहीं मिल रहा है मार्केट में, तो वो ले जाके फेंक दिया। ऐसा ही देखेंगे गन्ना के किसानों के साथ होता है बहुत बार। तो समझ में आ रहा है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों देती होगी। इट इज यूजली फिक्स बिलो द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, बिल्कुल नहीं। न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया ही इसलिए जा रहा है ताकि जो प्राइस मान लीजिए 12 रुपए का, तो सरकार उनको 14 रुपए देती है ताकि जो किसान का है वो इनकम बढ़ सके। तो ये मार्केट प्राइस से कम कैसे हो सकता है। तो ये लॉजिकल कंक्लूजन है कि इन क्वेश्चंस को आप काट दीजिए। फिर आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, यहां ध्यान देखिए ये बार बार कह रहा है नॉन जूइश जर्मन वुमेन। तो हिटलर जो है ज्यूइश लोगों पर अत्याचार करता था, यहूदियों पर, रेसलीय नस्लवादी विचारधारा से। तो यहां पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि जो नाजी लोग हैं, जो नाजी महिलाएं हैं जिनका उत्पीड़न हो रहा था, तो दे वर टॉट टू बी स्टील हार्टेड एंड एग्रेसिव। ठीक है, नाजी औरतों को ऐसा बताया जा रहा था। एट द एज ऑफ 14 यू ज्वाइन द नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल हम ऐसा सोच सकते हैं कि यार उन महिलाओं का शोषण हो रहा था, तो जो नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन रहा होगा 14 साल पर ही उन लोगों को ज्वाइन करा दिया जाता रहा होगा। फिर कह रहा है कि यू आर अवॉर्डेड अ सिल्वर क्रॉस फॉर प्रोड्यूसिंग 6 रेशियल डिजायरेबल चिल्ड्रन, नहीं, आपको किसी फॉर्म का अवार्ड थोड़ी ना मिलेगा, आप तो ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेटेड थे, आपको रेशियली जो है वो किया जाता था, ज्यूज का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। तो ऑप्शन 3 सीधा सीधा गलत दिख रहा है। लेकिन यहां पर कह रहा है कि नॉन जूइस, वो औरत जूइस नहीं है, तो इसका मतलब कि ऑप्शन 3 सही हो गया सीधा सीधा। अब देखिए आज ही मेरी एक कैंडिडेट से बात हो रही थी, वो डेली वाइट्स की पेड मेंबर है। तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने मार्केट में जो अलग अलग पब्लिशिंग हाउसेस की बुक आती है वो दोनों उन्होंने परचेज कर रखा है, प्लस उन्होंने डेली वाइट से मेंबरशिप भी ले रखा है। उन्होंने क्या कर रखा है कि डेली वाइट से क्वेश्चन पेपर भी ले रखा है। तो उसने बुक में बहुत सारे आंसर गलत फाइंड किए। तो देखिए जो मैंने बुक्स का क्रिटिसिज्म किया, मैंने कहा कि बुक्स नहीं आती है और मार्केट में वो जो एक दो बुक आती है उसको आप छपते हुए देख लेंगे। तो इन पब्लिशिंग हाउसेज में क्या होता है ना कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बुक छपते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन बैंक बनाए रहते हैं, जैसा एग्जाम आया सभी क्वेश्चंस को असेंबल किया, एक कवर छपवाया और बुक्स को असेंबल किया, बाइंडिंग कराई और मार्केट में बेच दिया। तो पब्लिशर्स को सीधा सीधा प्रॉफिट सेंट्रिक एटीट्यूड होता है उनका। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपके एग्जाम में क्या चल रहा है, वो पेपर अप टू द मार्क है कि नहीं है। तो बहुत से ऐसे बच्चे थे कि वो ये कहने लगे कि डेली बाइट्स पर जो है मान लीजिए कोई क्वेश्चन पेपर दिया जा रहा है तो वो तो किसी बुक में भी दिया हुआ है। पहली चीज तो बुक में जो कंटेंट और क्वेश्चन पेपर दिया वो बड़ा ही डिस्प्यूटेबल है। कुछ कुछ क्वेश्चन पेपर कुछ कुछ पर्टिकुलर बुक्स में गलत दिए हुए हैं।
और हमारी मेंबरशिप में जो आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाता है वो प्रीवियस 5 ईयर के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उसमें जो आंसर किया आया, उसमें कोई क्वेश्चन यूनिवर्सिटी ने बोनस कर दिया, उस क्वेश्चन पे क्या डिस्प्यूट था, तो हम एग्जैक्टली वैसा ही सेम टू सेम कैंडिडेट को देते हैं। हम अपने साइड से कोई भी एडिटिंग नहीं करते हैं। उसका रीजन है, अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर पहले दे रखा होगा तो आपको इस बात की समझ होनी चाहिए कि एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपको 3-4 ऑप्शन, मान लीजिए 4 ऑप्शन दिया हुआ, पता चलेगा चारों ऑप्शन गलत है, और यूनिवर्सिटी क्या करती है बाद में उसको बोनस कर देती है। तो अब मान लो हमको पहले ही से पता है कि इसका चारों ऑप्शन गलत है, मैथ का मान लो कोई क्वेश्चन हो, हम उसको एक ही मिनट सॉल्व किए और हमने देखा कि भाई ऑप्शन गलत है, तो मैंने छोड़ दिया। अब कुछ बच्चों के साथ क्या होगा, वो एक रात पहले वो टॉपिक पढ़ के आए रहेंगे, उनको लगेगा यार ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ, हो क्यों नहीं रहा है, और आपको पता चलेगा कि चारों ऑप्शन गलत है, तो आप 1 मिनट की जगह पता चला उसी क्वेश्चन पे अपना 10 मिनट किल कर रहे हो। तो यहाँ पर सेम क्वेश्चन में जो मिस्टेक है, सेम पेपर देने से ये पता चलता है, आपको समझ में आता है कि अच्छा एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको उस बात को लेके सावधानी रखनी है। और जब मार्केट में एक दो पब्लिशिंग हाउसेस की बुक्स हैं, तो जब उनको मैंने क्रिटिसाइज किया कि वो कोई बहुत अच्छे नहीं है, तो वो मेरा अकेले का रिव्यू नहीं है। जिन बच्चों ने ऑलरेडी बुक्स खरीद रखी है, जो उसको यूज कर रहे हैं, ये उन्हीं का रिव्यू है कि सर दोज बुक्स आर नॉट अप टू द मार्क। और देखिए, बुक और पब्लिशिंग हाउस का नाम मैंने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि सिंस जो पब्लिशर्स होते हैं वो भी ऑनलाइन चेक करते रहते हैं, तो क्या है कि मैंने किसी वीडियो में बता दिया कि इस बुक में ये गलतियां दी हुई हैं, इसको मत परचेज करिए। तो पब्लिशर से कॉन्टैक्ट्स होते हैं बहुत सारे, आप यूट्यूब चैनल्स पर देखेंगे लोग प्रमोट भी करते हैं। तो मुझे उसके रिगार्डिंग कॉल करके ये कहा गया कि सर अगर आप बुक प्रमोट नहीं कर सकते हैं तो उसको कम से कम जो है निगेटिव लाइट में तो मत डालिए। क्योंकि बहुत बार होता क्या है, पब्लिशिंग हाउस वाले क्या करते हैं, टीचर्स को कुछ पैसा दे देते हैं और कहते हैं कि मेरी बुक प्रमोट कर दीजिए। तो देखिए वो बात मेरी आइडियोलॉजी पर सेट नहीं बैठती है। उसका रीज़न ये है कि बहुत, मान लीजिए आपको एक बुक किसी वीडियो में पब्लिश करने के लिए आपको 4,000 5,000 अगर देते हैं, तो आई डोंट थिंक कि अगर उसमें कोई चीज़ गलत दिया हुआ है और आपको ठीक ठाक लोग व्यूअर हैं आपके उस पर्टिकुलर एग्जाम के रिगार्डिंग, तो इट इज़ नॉट राइट कि आप गलत चीज़ को प्रमोट करिए। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है कि एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी, भारत जो है विविधताओं का देश है, इंडिया इज लैंड ऑफ, इंडिया इज अ डाइवर्स लैंड, विविधता की बात कर रहा है। तो अब यहाँ देखिए सिंपल दे रहा है कि पारितोष नोज गुड गुड बांग्ला वेयर सुचिता स्पीक्स हिंदी। ठीक है, ये डाइवर्सिटी को शो करता है। रघु डज नॉट वांट टू इंक्लूड, पहले ही दिख रहा है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये डाइवर्सिटी में आएगा ही नहीं। एलन बिलोंग्स टू पुअर फैमिली व्हाइल साइमन फैमिली इज वेरी रिच, नहीं डाइवर्सिटी का एग्जांपल नहीं है। सरोज गॉट द चांस टू गो टू स्कूल वाइल निर्मला, नहीं बिल्कुल नहीं, डाइवर्सिटी का एग्जांपल नहीं है। तो ये सब क्वेश्चन क्या है, ये क्या किसी बुक से पढ़ के पता चलेगा? देखिए 8 क्वेश्चन मैं आपको ऐसे दिखा चुका हूँ जिसके लिए अभी आपको अपने लॉजिक से खुद समझ में आ रहा होगा कि एट द सेम टाइम आपका आईक्यू लेवल जज हो रहा है यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। अब देखो भाई यहाँ पर ये ऐसा है कि इसमें अगर तुम पैट्रियार्कल सोसाइटी से आते हो और तुम्हारी माइंडसेट पैट्रियार्की वाली है, तो भाई तुम ये सब क्वेश्चन गलत करोगे ही, क्योंकि इसमें रैशनल अप्रोच की ज्यादा जरूरत होती है। तो अब लिखा है बोथ बॉयज एंड गर्ल्स आर मेड टू सिट इन सेपरेट रोज फॉर एंश्योरिंग डिसिप्लिन इन क्लास। अब अगर तुम्हें हो सकता है बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी मानसिकता कुछ ऐसी होती है महिला पुरुष को लेके कि मतलब जो है उनके विचारधारा जो है किसी एक विशेष जो है विचारधारा की भावना से ग्रसित होती है, तो उनको लगेगा हाँ हाँ सही बात है, और क्या, लड़कों को अलग रो में बताओ बैठाओ, लड़कियों को अलग रो में बैठाओ। तो देखो भाई ये जेंडर स्टीरियोटाइप का एग्जाम्पल है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ओनली बॉयज आर बीइंग एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन द फुटबॉल टूर्नामेंट, बिल्कुल ये गलत है, जेंडर स्टीरियोटाइप का एग्जाम्पल है। ओनली गर्ल्स आर आस्क्ड टू डेकोरेट द क्लास बोर्ड्स, गलत, बिल्कुल ये जेंडर स्टीरियोटाइप का एग्जांपल है। फिर ऑल्दो बॉयज ट्राई टू मोनोपोलाइज द क्लास डिस्कशन, अटेंशन इज गिवन टू बोथ गर्ल्स एंड बॉयज टू एनकरेज पार्टिसिपेशन, यस दिस इज नॉट द एग्जांपल ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। यहाँ पर कोई भी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग नहीं हो रही है। आप देखेंगे कि अगर बॉयज किसी काम में लीड रोल प्ले भी कर रहे हैं तो लड़का लड़की दोनों को बराबर मौका दिया जाए। अब है क्या, इन क्वेश्चंस के लिए कोई बुक की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपका टोटल आईक्यू और लॉजिक। अब क्या है कि आप ऐसे समाज से आते हो या आपकी ऐसी पुरुषवादी विचारधारा है जहाँ पर आप इन बातों को नहीं समझ पाते हो। मैं एक बहुत, जैसे महिलाओं की बात हो रही, जेंडर स्टीरियोटाइप की बात हो रही, मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल लूँ, इफ़ एनी गर्ल इज डाउन और शी इज गोइंग थ्रू हर मेंस्ट्रुअल साइकिल डेज, तो बहुत से मेल्स ऐसे होते हैं, उनको लगता है वो अजीब सा बिहेव करते हैं ऐसे मामलों पर, या उनके ऐसे मामलों पर अजीब से अभद्र टिप्पणी या कमेंट आती है। तो पता है अगर आपकी उस तरह की विचारधारा है ना, तो यहाँ पर सडनली जब एग्जाम में जल्दी जल्दी करोगे ना, तो तुम्हें खुद दिखाई नहीं देगा कि क्या गलत और क्या सही। तो ऐसे ऐसे करके एक एक क्वेश्चन काउंट होता है एग्जाम में, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। अब देखिए ये 9th क्वेश्चन था, टोटल मैं आपको 9 क्वेश्चन ऐसे दिखा दिया
जो किसी भी डिफाइंड सिलेबस से नहीं है। तो 9 4 जा 36, यहाँ पर टोटल आपका आईक्यू लेवल, आपको कितनी समझ है ऐसा। तो पेपर बहुत कठिन नहीं है, पेपर आसान है, टोटल टोटल समझ के बेस्ड का पेपर है। अब दो चार क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ गेस वर्क, थोड़ा सा भी आपने साइंस वगैरह पढ़ रखा है तो आपके लक पर भी डिपेंड करेगा, थोड़ा सा भी आप बात को समझते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले भी मैंने अपने वीडियोस में इंक्लूड कर रखा है। यहाँ पर सिर्फ बॉम्बे में जो चाली होता है कि जो है, आप अक्सर मूवीज देखेंगे तो अक्सर बात करते हैं, नाना पाटेकर वगैरह की पुरानी मूवी देखेंगे, आपने सेक्रेट गेम्स देख रखा होगा, उसमें वो कहता है कि पूरे चाली में वो लोग रहते थे। तो अगर आपको पता है कि चाली वो है कि मुंबई का वो एरिया है जहाँ स्लम्स में लेबर्स और ये लोग रह रहे हैं, तो वहाँ आपको समझ में आने लगेगा अच्छा लेबर मार्केट टाइप की, लेबर मार्केट का जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं जहाँ गरीब लोग रह रहे हैं, मुंबई में जो नाला छुपारा वाला एरिया है वैसे एरिया की बात हो रही है। तो ये बहुत ईजी है, ये यहाँ पर थोड़ा सा आपका लक काम कर जाएगा। फिर यहाँ पर थोड़ा सा आपका लक के साथ लॉजिक भी काम करना चाहिए। द डोर ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज लेफ्ट ओपन, तो क्या रूम ठंडा होगा या गर्म होगा? तो यहाँ स्पष्ट तरीके से समझ में आता है, ये हो गया आपका रेफ्रिजरेटर, आपका फ्रिज है, ये है आपका रूम। अब हो क्या कि रेफ्रिजरेटर का गेट खोल दें तो हो सकता है तुरंत के लिए शॉर्ट टर्म में रूम थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा इतने पर्टिकुलर एरिया में, लेकिन क्या इससे रूम ठंडा होगा? नहीं, क्योंकि इसमें जो कंप्रेशर लगा हुआ है उसका काम होता है अंदर से हवा को खींच के बाहर निकालना और अंदर का टेम्परेचर नीचे गिराना। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब होगा क्या कि गेट खोल दोगे तो वो कंप्रेसर क्या करेगा, ज्यादा तेजी से काम करेगा ठंडा करने के लिए, तो रूम में जो कंप्रेसर के पीछे की गर्मी है वो निकलती रहेगी, तो एक तरह से रूम हीट होते जाएगा। ये एक बहुत आसान सा एग्जाम तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट है। तो ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इसके लिए कोई आपको बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस जो है नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो लैंग्वेज के हैं, सोशल साइंस के हैं, तो उनको ये साइंस वाले क्वेश्चन से शिकायत है कि हम सर उसको कैसे करें। फिर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स ऑफ डांस ऑफ द इज द स्टोरी थीम इज ऑलवेज फ्रॉम महाभारत एंड रामायण। अरे भाई ये भरतनाट्यम क्यों, भरतनाट्यम क्यों? आपने हेमा मालिनी को जानते होंगे, धर्मेंद्र की वाइफ, तो इंडस्ट्री में अपर एज मिला। तो देखिए ये सब क्वेश्चन है, तो वो 9 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन, ये तो ये हो गए टोटल 12 से 13 क्वेश्चन, तो डायरेक्ट डायरेक्ट हैं जो बहुत इजीली आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत कोई इशू नहीं है। तो सवाल है कि मैं आपको ये क्वेश्चंस क्यों दिखा रहा हूं, क्यों समझा रहा हूं? सबसे पहला भ्रम तो ये आपके माइंड से निकल जाना चाहिए कि कोई भी पर्टिकुलर बुक आपको डीयू बीएड के एग्जाम के लिए हेल्प करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन विद यू, क्योंकि क्वेश्चंस देख के ही आपको लग रहा है कि ईयर लॉन्ग आज तक आप ग्रेजुएट हो गए, आप 12th पास कर लिए, अगर आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हुई है, आपकी समझने की समझ जो होती है वो शक्ति नहीं डेवलप हुई है, तो इस तरह के एंट्रेंस एग्जाम्स निकालने में दिक्कत होगी। तो इससे हम एक बात पर और कंक्लूड कर सकते हैं, तमाम ऐसे टॉपर टाइप के लड़के जिनके अच्छे खासे परसेंटेज हैं और जिन्होंने अच्छा खासा दूसरे एग्जाम्स में स्कोर कर रखा है और अच्छे अच्छे एंट्रेंस भी निकाल रखे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि उनसे डीयू बीएड का निकलेगा। तो इससे ये भी होता है कि एक एवरेज कैंडिडेट जिसकी समझ अच्छी हो, जिसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा हो, जो अपने आप को ये समझ रहा हो कि हाँ मुझे इंटेलेक्चुअल लेवल के क्वेश्चन थोड़ी समझ हो, थोड़ी सामाजिक समझ हो, थोड़ा आपके अगल बगल क्या चल रहा है उन बातों का आपको समझ हो, और आपको एकेडमिक नॉलेज, बुकिश नॉलेज आपको कम हो, तो उसके बाद भी आप डीयू बीएड में आप इजीली मेक थ्रू कर सकते हो, आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। थोड़ा सा और लास्ट ईयर के पेपर स्ट्रक्चर पे चर्चा कर लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे और क्या चीज हमको देखने के लिए मिल रहा था। उस पे आने से पहले आपने प्रीवियस 5 ईयर का पेपर आपके पास होगा किसी बुक या डेली बाइट्स से, जो आपको मेंबरशिप से पेपर मिली होगी, उसमें आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन बहुत आता है, बच्चों को बहुत डाउट है कि सर ये ऑथर एंड बुक वाला क्वेश्चन कहां से पढ़ें। क्योंकि आप देखेंगे ना हर पेपर में ये लोग 4-5 क्वेश्चन ऐसे कर रखे हैं कि किसी बुक का नाम दे रखा है, किसी ऑथर का नाम दे रखा है, कौन सी बुक लिखी है, क्या लिखी है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसको कहां से पढ़ें? टू बी प्रिसाइज एंड फ्रैंक, उसको कहीं से नहीं पढ़ सकते हो, उसके लिए कोई बुक नहीं है। कितना भी बुक और ऑथर लर्न कर लो, एग्जाम में कोई ऐसा बुक और ऑथर पूछ देगा, हो सकता है जो तुम्हें नहीं पता हो, अगर आपको उस तरह की रीडिंग स्किल्स में इंटरेस्ट नहीं है तो। क्योंकि वो बुक एंड ऑथर हिस्ट्री से हो सकता है, वो किसी इकोनॉमिक्स के डोमेन का आदमी हो सकता है, किसी रिलीजियस डोमेन का आदमी हो सकता है, किसी सिख गुरु के बारे में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कितने बुक एंड ऑथर्स लर्न करोगे? तो हमें सिर्फ और सिर्फ उस एरिया पर फोकस करना है जिससे हमारा काम हो जाए, हमारा सिलेक्शन हो जाए, ना कि वो वाला क्वेश्चन कर पाए कि नहीं कर पाए। तो आप देखेंगे कि यही रीजन है कि आउट ऑफ 100 जो है
अगर आप 55 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आप किसी भी स्ट्रीम से हैं आप सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी के दूसरे स्ट्रीम में तो आपका अगर 50 टू 52 क्वेश्चन भी आप सही कर लेते हैं आउट ऑफ 100 तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही सब तमाम क्वेश्चन होते हैं। कई बार होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स को छोड़ना पड़ता है, या फिर अगर कोई ऐसा है कि आपको पर्टिकुलर बुक पता है किसने आप लिखा है तो उस दिन आपका लक काम कर गया। थोड़ा सा भी आपको रीडिंग स्किल है, थोड़ा सा भी आपने इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा रिसर्च किया, थोड़ा सा आपने जानने की कोशिश की बुक्स एंड ऑथर की, कोई आपने बुक उठाई, लूसेंट की जीके आती है उसमें भी बुक्स एंड ऑथर का पीछे कुछ पेजेस दे रखे हैं कॉलम, वो आपने पढ़ लिया, कोई उसमें से एक फंस गया तो ठीक है, वही क्वेश्चन आपके लिए बोनस हो जाएगा। फिर एक विशेष प्रकार के लोग हैं जो मेरे पास आ रहे हैं, कह रहे हैं सर कुछ और भेज देते हैं, वो पेड मेंबर्स हैं डेली बाइट्स के। तो हमने कहा क्या भेज दें आपको एक्स्ट्रा में? सर कुछ इंग्लिश और हिंदी का पैसेज भेज दीजिए प्रैक्टिस के लिए। जस्ट इमेजिन आपको डीयू बीएड का पेपर देना है, एंड व्हाट आर यू आस्किंग फॉर? इंग्लिश का पैसेज, हिंदी का पैसेज। अरे भाई पैसेज लिखा हुआ है और नीचे 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसी में से पढ़ के आंसर लिखना है। अगर ये चीज आप नहीं कर पा रहे हो तो हो सकता है मेरी बात सुन के आपको बुरा लगे, इस पे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा भाई। मतलब टीचर बनने वाले हो, 4 लाइन तुम्हारे आगे ऊपर लिखा हुआ है, उसमें से पढ़ के तुम आंसर नहीं लिख पाओगे। एक पल को हिंदी वाला बच्चा कहे कि सर मुझे इंग्लिश वाले पैसेज में दिक्कत हो रही है, वो बात मुझे समझ में आता है। लेकिन अगर कोई इंग्लिश का स्टूडेंट है और ये कहता है कि सर मुझे हिंदी वाले पैसेज में दिक्कत हो रहा है, तो प्लीज यू नीड टू रीथिंक अबाउट योरसेल्फ, और प्लीज ऐसी बातें मत किया करिए। अगर आपने 2-4 लाइन इंग्लिश पढ़ लिया है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप हिंदी का पैसेज नहीं पढ़ पा रहे हो। ये तो बहुत दयनीय स्थिति है आपकी। किसी स्कूल में आपको टीचर बना दिया जाएगा, कोई बच्चा कहेगा सर हमको हिंदी में समझाओ, तो आप कहोगे हमको नहीं आता है हिंदी में। तो अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम है तो सिर्फ बीएड के लिए नहीं, आप हिंदी के आर्टिकल्स पढ़ा करिए, हिंदी की बुक्स आती है, नॉवेल्स आती है, राग दरबारी से आप शुरू कर सकते हो, कोई भी और हिंदी ग्रामर के लिए हरिशंकर परसाई की बुक आती है, वो सब आप ले सकते हो। थोड़ा बहुत फिर पढ़ते रहो भाई। ये सिचुएशन तो बहुत ही क्रिटिकल है आपकी कि आप टीचर बनने वाले हो, क्योंकि ये इतना फैंसी स्टफ नहीं है, शो ऑफ के लिए नहीं कि सर हमको इंग्लिश आता है और हिंदी में हम नहीं लिख पाते हैं, बहुत फक्र से जो ये बता रहे हो, दिस इज नॉट अप्रिशिएटेड। लेकिन जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उनको इंग्लिश के पैसेज में प्रॉब्लम हो रही है, तो उनका कंसर्न थोड़ा सा जेन्युइन है। उनको मैं यही कहूंगा कि 5 ईयर के पेपर में आपको कम से कम 7 पैसेज मिल जाएंगे, क्योंकि कई बार होगा ना कुछ क्वेश्चंस 2 सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं। मान लीजिए इंग्लिश से 10 क्वेश्चन आता है तो होगा क्या, 2 पैसेज रहेंगे, तो 8-10 पैसेज प्रैक्टिस कर लिए। अब इतना तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो या कहीं भी सर्च कर सकते हो कि पैसेज बेस्ड जो है 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हो, किसी भी एग्जाम का पेपर आप उठा दो, एसएससी का, बैंक का, कोई सा भी पेपर आप उठा लोगे वहां देखोगे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो इन सब प्रैक्टिस करने के लिए आपको हर बात के लिए बुक थोड़ी नहीं चाहिए यार, ये तो समझ है। इनफैक्ट मैं एकदम साफ शब्दों में आपको कह दूं, अगर आज के दिन आप लैंग्वेज पढ़ना शुरू कर रहे हो कि इंग्लिश में क्या दिया हुआ है, हिंदी में क्या दिया हुआ, और इंग्लिश हिंदी प्रैक्टिस करके जाओगे तब डीयू बीएड निकालोगे, तो मैं बता दूं आपकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, बहुत मुश्किल है कि हो पाए फिर तो। क्योंकि अगर आज आप इंग्लिश हिंदी सीखोगे तो उसके बाद बाकी के क्वेश्चंस कब सीखोगे? तो देखिए डीयू बीएड के पेपर में 10 नंबर आपको ऑलमोस्ट इंग्लिश का पैसेज आएगा, इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे, बहुत बेसिक होता है। वैसे ही हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, पैसेज आएगा, उस पैसेज में कोई बहुत कठिन चीजें नहीं दी होती हैं, ऊपर थोड़ा सा पैसेज लिखा रहेगा, उसको सॉल्व करना होता है। आपको सॉल्व भी क्या करना होता है, मतलब पढ़ के कंक्लूड करना होता है कि आंसर क्या होना चाहिए। देखिए वही जो मैं कह रहा हूं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, समझ वाली बात, इंटेलेक्चुअल लेवल वाली बात, यहां पर भी वही चीज आपका टेस्ट हो रहा है। फिर देखेंगे आप रीजनिंग का, देखिए फिर देखिए मैथ देखिए। अब बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आर्ट साइड के हैं, कॉमर्स साइड के हैं, उन्होंने मैथ उनको बहुत कम आती है। तो देखिए इस बात पे रोना बंद करो कि मैथ नहीं आता है, मैथ में प्रैक्टिस कम है। मेरी भी प्रैक्टिस कम थी, लेकिन अगर डीयू बीएड का पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैथ में गिनती के टॉपिक से क्वेश्चन ही आता है। मैथ में एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, कैलेंडर वाले जो क्वेश्चन आते हैं कि आज से 200 साल पहले इस पर्टिकुलर डेट पर कौन सा दिन था, वो कैलेंडर वाले क्वेश्चन। फिर आपको सेट थ्योरी का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, लाइन सेगमेंट का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो गिनती के 4 से 5 मैथ के टॉपिक हैं, कोई सा भी बुक लेके सॉल्व कर लोगे। और लास्ट ईयर का पेपर देख लो, उस पेपर में क्या है, मतलब पिछले 5 साल का पेपर देख लो तो देख लीजिए कि मैथ का अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है तो मैथ के सभी टॉपिक्स को सेग्रीगेट कर लीजिए कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है। फिर क्या करिए, उस टॉपिक से रिलेटेड गिनती के आप 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए गिनती के। उतना अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो एग्जाम में आपका डीयू बीएड का मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। तो जो बच्चे मैथ स्ट्रीम के नहीं है उनको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कैलेंडर, सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी और लाइन सेगमेंट, गिनती के बस ये 4 यूनिट पढ़ के जाइए। और इनके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है तो आप यूट्यूब पर
किसी और का भी चैनल सर्च कर लीजिए जहां पर मैथ वैथ का लेक्चर दे रहे हो, बहुत से टीचर्स हैं, बहुत सारे अच्छे खासे लोग भी पढ़ा रहे हैं, तो आप किसी का भी देख सकते हैं। वहां पर आप देख लीजिए मैथ के वो 4 पर्टिकुलर चैप्टर्स बस प्रैक्टिस करिए। मैथ का मतलब ये नहीं हुआ कि आप क्या करोगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक उठा ली और हवा में सॉल्व कर रहे हो, कुछ भी प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कर रहे हो और एग्जाम में गिनती के 4 ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए कि आपका पूरा प्रैक्टिस वेस्ट हो जाए। फिर ऐसे ही रीजनिंग का है। देखिए जब रीजनिंग का क्वेश्चन आता है ना, तो ये मैटर नहीं करता है कि आप कौन से डोमेन से हो, आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप साइंस डोमेन के भी हो और अगर आपने सेटिंग अरेंजमेंट के 10 क्वेश्चन पहले से प्रैक्टिस नहीं कर रखे हैं, तो वो लड़का नहीं कर पाएगा। फिर उसी तरह रिलेशन है, कोड है, राउंड टेबल है, फ्लोर्स पर होता है कि 5th फ्लोर पर श्याम है, 6th फ्लोर पर ये है, 3rd फ्लोर पर वो है, तो मिडिल फ्लोर पर कौन है। ऐसे ही हाइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा, सीता इज टॉलर देन गीता, श्याम इज टॉलर देन राम, तो इन सब में सबसे टॉलेस्ट कौन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पे अगर आपका प्रैक्टिस नहीं रहेगा, 2-4 कोडिंग के क्वेश्चन, रिलेशन के क्वेश्चन, ये सब पर्टिकुलर टॉपिक आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखा है, तो बिलीव मी आप किसी भी डोमेन के हो, लैंग्वेज के हो, साइंस के हो, आर्ट के हो, कॉमर्स के हो, आप उसको नहीं कर पाओगे। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो मेरी इस बात को समझ पाएंगे, जो रीजनिंग वाली बात मैं कह रहा हूं कि अगर उस पर्टिकुलर टाइप का आपने क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कर रखा है, तो एग्जाम में उसका क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आपको होगी। तो अब मैं मुद्दे की बात पर आता हूं। देखिए अपने टाइम में जब मैंने डीयू बीएड का एग्जाम दिया था, तो उस वक्त मेरे साथ क्या हुआ था कि जैसे आज जो है आप देख रहे हैं ना, एग्जाम के डेट्स बहुत आगे पीछे हो रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं, तो उस साल भी क्या हुआ था कि मेरे पेपर्स लेट हो गए थे। तो जिस दिन मेरा मास्टर्स का पेपर था, सुबह सुबह मेरा मास्टर्स का पेपर था, उसी वक्त मैंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा था, मास्टर्स कंप्लीट कर रखा था, तो मैंने जेएनयू से पीएचडी भर रखा था, तो उसका भी मेरा एंट्रेंस निकल गया था। तो उसके लिए मुझे उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया था, और डीयू बीएड का पेपर मेरा शाम को 4 से 6 के बीच में था। तीनों एक ही दिन पढ़ा। और पता है एग्जाम से 5 दिन पहले मेरे माइंड में इतना मैं प्रेशर चल रहा था कि मैं क्या करना चाहता हूँ, कि मैं बीएड करना चाहता हूँ, कि मैं नेट जेआरएफ से जेएनयू जाके पीएचडी करना चाहता हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो एक बात तो क्लियर थी कि मैं डीयू बीएड के लिए कुछ पढ़ नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि पीएचडी के लिए आपको रिसर्च पेपर और किस टॉपिक पर आपको रिसर्च करना है वो सब आपको बनाना पड़ता है। और सिंस मैंने एमए के बाद ही तुरंत क्वालिफाई कर लिया था, तो एक एमए के बच्चे को रिसर्च पेपर में क्या लिखना है, किस टॉपिक पर वो रिसर्च करेगा और नेट में वो क्या करेगा, जेआरएफ का वो क्या करने वाला, उसका उसको आइडिया नहीं होता बहुत ज्यादा। तो मुझे भी आइडिया नहीं था, लेकिन थैंकफुली मेरे बहुत से डीयू के सीनियर प्रोफेसर ने मुझे रिसर्च पेपर बनवाने में मदद कराई, और सेम चीज मैंने फिर जेएनयू के इंटरव्यू में प्रेजेंट किया। तो अब देखिए मैंने उस दिन सुबह सुबह मास्टर्स का पेपर दिया। मास्टर्स का पेपर इसलिए देना जरूरी था क्योंकि तब तक मैं अपियरिंग कैंडिडेट था। अगर मैं नहीं पास करता तो मेरा डीयू में एलिजिबिलिटी कंफर्म नहीं होती, क्योंकि मैंने अपना फॉर्म मास्टर्स के बेसिस पर भर रखा था। जेएनयू वाला देने का मन था, मैं श्योर नहीं था कि क्या होने वाला। तो जेएनयू सिंस एक लिबरल यूनिवर्सिटी है, मैंने वहां लिख कर भेजा कि सर मेरा इंटरव्यू का टाइमिंग जो है आप दोपहर में कभी भी 1 से जो है 4 के बीच में रख दीजिए, 1 से 3 बजे के बीच में। तो उन्होंने क्या किया कि 1:30 बजे मेरा टाइमिंग रख दिया। तो मैं गया, 15 मिनट इंटरव्यू दिया और वहां से डायरेक्ट अपने बीएड के सेंटर पर। तो फिर बीएड का पेपर 4 से 6 शुरू हुआ था। तो अब देखिए एक ही दिन में मैंने 3 एग्जाम दिए, लेकिन देख के तो बहुत हेक्टिक लग रहा है, लेकिन जेएनयू में अगर आप इंटरव्यू के लिए गए, तो वो इंटरव्यू में मेरे से ऐसा कुछ नहीं पूछेगा जो मैंने पिछले 7 दिन 10 दिन में पढ़ा हो। मेरी ओवरऑल समझ ही काम आएगी। फिर सवाल है कि सर फिर आप ड्यू बीएड में सेलेक्ट कैसे हुए? देखो यार, एट द सेम टाइम मैंने यूपी बीएड का भी पेपर दिया, जहां की मैं बहुत इजीली मान के चल रहा था कि मेरा 1000 रैंक आएगा, और मैं गाजियाबाद के इंदिरापुरम में रहता था, तो मुझे लगा कि मेरा सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। और कमाल की बात हो गई कि पेपर में मैं गया एंड आई वाज ओवर कॉन्फिडेंट, या कह लो मैंने ऐसे कुछ ऐसे मिस्टेक्स कर दिए साइंस वाले सेक्शन में, क्योंकि मैं साइंस स्ट्रीम से मैंने भरा था और डीयू में मैंने आर्ट स्ट्रीम से फॉर्म भरा था। तो क्योंकि मेरा मास्टर जो है आर्ट साइड से है, और यूपी में आप फॉर्म भरते हैं बीएड का ग्रेजुएशन के बेसिस पर। तो वहां मैंने साइंस साइड से भरा था, तो मेरा साइंस का पेपर गड़बड़ हो गया। अब मेरी रैंक आई 36,000 एंड आई वाज शॉक्ड कि अरे यार ये क्या हो गया, कि कहा मैं 1000 के अंदर सोच रहा था, रैंक 36 से जा रही है। लेकिन जब मैंने डीयू बीएड का पेपर देने गया, तो वो जो पीछे मैं आपको 12-13 क्वेश्चन अभी दिखा रहा था ना, कि आपके समझ के कारण वो क्वेश्चन सही होगा, ना कि आपने किसी बुक को पढ़ रखा है। तो अगर आपको थोड़ी सी समझ है, तो वो पीछे जो 13 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया, उसमें से आप 10 क्वेश्चन भी सही कर लेते हो, तो वो हो गए 10 क्वेश्चन जहां पर कोई बुक, कोई टॉपिक, कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं करता है कि आप कहां से पढ़ के आ रहे हो। फिर उसके बाद हो गए इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, हिंदी के 10 क्वेश्चन, इसमें मेरे 17 लगभग बन गए थे, तो 17 से 18, तो यहीं पर मेरे जो है लगभग 27-28 मार्क्स जो है आप देखेंगे कि सीधा सीधा तैयार हो गया। फिर मेरा शुरू से मानना यह था कि रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन में एकदम हवा में क्वेश्चन नहीं आता है, डोमेन्स
डिफाइंड है कि रीजनिंग और मैथ है, ये उसका दायरा है। क्योंकि ये चीज आप बुक वाले क्वेश्चन में नहीं कह सकते हो, बुक वाले क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन यहाँ ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपसे सिटिंग अरेंजमेंट राउंड टेबल का क्वेश्चन पूछ देगा, तो यही तो होगा कि या तो इजी पूछ देगा या तो कठिन पूछ देगा। लेकिन आपकी प्रैक्टिस है तो हो सकता है आप दोनों कर लो। तो मैंने रीजनिंग और मैथ को ठीक से प्रैक्टिस करके रखा, तो आप यहाँ देखेंगे 27 क्वेश्चन बने हुए हैं, रीजनिंग और मैथ्स भी मैंने कर लिया, तो ऑलमोस्ट मेरे 40 क्वेश्चन मतलब एकदम जो है प्रिसाइज परफेक्शन की ओर बढ़ने लगे कि 40 मार्क्स के क्वेश्चन मेरे ऑलमोस्ट टोटल के टोटल सही हो रहे थे। तो लास्ट मोमेंट पे आपका लक्ष्य भी यही होना चाहिए, ये नहीं कि सर मुझे क्या नहीं आता है वो वाला बुक ले जाके पढ़ रहे हो। सिर्फ और सिर्फ उतना ही पढ़ो कि क्या तुम्हें आता है, क्योंकि आपका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ इतना होना चाहिए कि मैं किसी तरह 50-55 क्वेश्चन सही कर लूं। भैया हमें पोथी नहीं पढ़ना है, हमें पंडित नहीं बनना है, हमें सिर्फ 50 से 55 क्वेश्चन किसी तरह सही करना है और सही करके एग्जाम में क्वालिफाई करके यूनिवर्सिटी में अंदर घुस जाना है, ताकि आपका 5,000 रुपए में बीएड हो सके। तो आप देख रहे होंगे कि 50 से 55 क्वेश्चन का जहां लक्ष्य है, तो वहां मेरे ऑलरेडी 40 बन रहे हैं, 40 बन रहे थे। अगर आपको कुछ कम करना है, 2 क्वेश्चन कम कर दो, उसके बाद भी आप देखोगे जैसे जनरल अवेयरनेस की बात आती है, तो एक दो डोमेन होता है जहां आपका स्ट्रांग होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं श्योर था कि मेरे से हिस्ट्री में कुछ भी पूछ दे मैं कर लूंगा। पॉलिटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में मेरा पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, खुद का सेल्फ इंटरेस्ट है, मैं एकदम श्योर था कि मैं उसको कर दूंगा। इकोनॉमिक्स वाला एरिया मेरा थोड़ा कमजोर है, लेकिन उसके बाद भी आप डीयू का इकोनॉमिक्स का पेपर देखोगे ना, तो कुछ बहुत बड़ी बात नहीं पूछ रखा होता है वहां पे। बहुत बेसिक जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट होते हैं, जो थोड़ा बहुत भी आपको इकोनॉमिक प्रिंसिपल समझ में आते हैं कि लेसे फेयर आइडियोलॉजी क्या है, कैपिटलिज्म में क्या होता है, मार्केट किस बेसिस पर चलता है, ये सब चीजें आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ोगे, इन बातों की थोड़ी सी भी समझ होगी। तो इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन पूछा है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं पांचों कर दूंगा। कोई इकोनॉमिक प्रिंसिपल पूछ देगा, किसी किसी इकोनॉमिस्ट का नाम लिख देगा, तो हो सकता है मैं वो ना कर पाऊं, लेकिन 5 में 2 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसको मैं देख के कंक्लूड कर पाऊंगा कि उसका आंसर क्या होना चाहिए। जो कि मैंने आपको शुरुआत में समझाया कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि तुक्का कहाँ नहीं मारना है। तो मुझे इकोनॉमिक्स से कौन से क्वेश्चन में तुक्का नहीं मारना है ये मुझे समझ में आ रहा है, और कौन से में मुझे तुक्का मारना है ये मैं देख के कंक्लूड कर रहा हूं। तो देखिए ऐसे ही होता है साइंस वालों के साथ। फॉर एग्जाम्पल आप सोशल साइंस के हैं, तो सोशल साइंस के हैं, आप साइंस का क्वेश्चन कम कर पा रहे हैं, तो भाई ये भी तो अपने आप को सिर्फ आपने नेगेटिव वाला फैक्टर जोड़ लिया, पॉजिटिव वाला फैक्टर भी तो जोड़ो। साइंस वाले की तुलना में तुम्हारा कट ऑफ कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन कम जाता है। अगर आपने 50 क्वेश्चन सही किया है तो आप सोशल साइंस स्ट्रीम से सेलेक्ट हो जाओगे, और आप साइंस स्ट्रीम के हो तो आपको 55 से 56 क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो ये जो निगेटिव पॉइंट है वो आपने देख लिया, पॉजिटिव पॉइंट भी तो है कि आपको 5 से 6 क्वेश्चन कम करना पड़ रहा है। साइंस के क्वेश्चन भी कुछ ऐसे नहीं पूछ रहा है, देखिए 12 से 15 साइंस के क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल हवा नहीं लगेगा कि वो क्या पूछ रहा है। तो मैं ये बता दूं, ऐसा मत समझो कि कोई बच्चा साइंस का है तो उसके साइंस के जितने क्वेश्चन आए वो सारा का सारा कर पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइंस वाले बच्चे भी इस बात को देख रहे होंगे और इस बात को समझेंगे। अगर 30 से 35 क्वेश्चन साइंस से पूछ रखा है तो वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, ऑन एन एवरेज वो भी 20 तक 25 तक घींच घांच के पहुंच रहे हैं। तो ये मत समझो कि साइंस वाला भी पूरा ही कर लेगा। सेम चीज सोशल साइंस के साथ है, ऐसा नहीं है कि सोशल साइंस के सभी बच्चे, मैं तो यहां तक देखा हूं यार कि पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं और उनको पॉलिटी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। मैं उनको ठीक से पूछ दूं ना कि विधानसभा विधान परिषद में क्या अंतर है, लोकसभा राज्यसभा में क्या अंतर है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के पावर्स में क्या अंतर है, प्रेसिडेंट और गवर्नर के पोस्ट में क्या सिमिलैरिटीज हैं, तो ये सब बेसिक पॉलिटी के क्वेश्चन है कि गवर्नर का रोल क्या है, विधान परिषद किन किन स्टेट्स में है, विधानसभा का क्या सीन है, लोकसभा में स्पीकर है तो राज्यसभा में चेयरमैन है, तो चेयरमैन कौन होगा, तो वाइस प्रेसिडेंट होगा। ये सब बेसिक पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, इसके लिए बहुत पोथी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। और मैं साइंस वाले स्टूडेंट से भी कहूंगा कि अगर आपको ऐसा हो रहा है कि आपके 55-60 क्वेश्चन नहीं सेट बैठ रहे हैं, तो आप क्या करिए, लूसेंट जीके वाली बुक उठाइए, उसमें जो पॉलिटी वाला सेक्शन दे रखा है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाला एरिया दे रखा है, उसमें ये सब बेसिक थोड़ा आप पढ़ लीजिए। मैं हिस्ट्री नहीं सजेस्ट करूंगा आपको पढ़ने के लिए, कोई भी ऐसा बच्चा जो हिस्ट्री डोमेन का नहीं है उसको मैं हिस्ट्री पढ़ने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि पूरा पढ़ के जाओगे उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि हिस्ट्री का क्वेश्चन आप सही कर पाओगे, क्योंकि ये चीज हिस्ट्री के स्टूडेंट के साथ भी हो सकता है कि वो हिस्ट्री का क्वेश्चन सही ना कर पाए। लेकिन इकोनॉमिक्स से आप भरे हो, आपका सोशल साइंस में कोई और पेडागोजी है, तो अगर आपको पॉलिटी की समझ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी की, आपको इकोनॉमिक्स की समझ है, तो आपको सोशल साइंस से कोई दिक्कत नहीं होगा। आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपका
अपर एज ऑलरेडी इस बात पर है क्योंकि पेपर में साइंस के क्वेश्चन पहले से ही काफी ज्यादा आते हैं, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं आता हूं, आप लैंग्वेज से भर रखे हैं, आपने कॉमर्स पेडागोजी से भर रखा है, आपने अदर सब्जेक्ट से भर रखा है, आपने होम साइंस से भर रखा है, तो भाई अगर आप लोग साइंस सोशल साइंस के क्वेश्चन कम कर पा रहे हो तो यहां मैं एक ही चीज कहूंगा, आपका कट ऑफ भी कम जाता है। आपने 48 क्वेश्चन भी सही किया है, 46 क्वेश्चन भी सही किया आउट ऑफ 100, तो आपका सिलेक्शन तीसरे से चौथे कट ऑफ में हो जाएगा। तो देखिए ऐसे ही है हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, सोशल साइंस का अगर हम पढ़ें तो मैं सिंपली कहूंगा कि जियोग्राफी तो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर सोशल साइंस की बात आ रही है, आज तक अभी तक आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ रखा है, हिस्ट्री की समझ कम है आपको, तो सिर्फ और सिर्फ सोशल साइंस में पॉलिटी पढ़ो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, ये मोर देन सफिशियंट होगा आपको एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन सही कराने के लिए। रही बात करंट अफेयर के लिए मार्केट में कोई भी प्रतियोगिता दर्पण वाली मैगजीन आती है, आप उसको ले सकते हैं। और फिर सवाल उठता है कि कितने महीने का करंट अफेयर पढ़ें, तो मिनिमम 6 मंथ का तो आप लास्ट 6 मंथ का तो पढ़ के जाओगे, और 9 मंथ से ज्यादा मैक्सिमम मैं डी बी एड में पढ़ने को सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है, कभी कभी यूनिवर्सिटी करंट अफेयर में 2 क्वेश्चन ही पूछती है। एक बार ऐसा हुआ कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछी है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपसे 5 से 7 क्वेश्चन पूछ दे करंट अफेयर में। फिर हम आते हैं साइंस पर। देखिए साइंस में ये तो सच्चाई है कि डीयू बीएड के पेपर में साइंस के बच्चे अपर एज पर होते हैं, लेकिन उनका कट ऑफ भी फिर अपर एज पर होता है। तो अगर कोई नॉर्मल बच्चा है जिसने साइंस नहीं पढ़ रखा है और डीयू बीएड का प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हो, उसमें 30 से 35 क्वेश्चन तो उन लोगों ने साइंस से पूछ रखे हैं, तो यहां पर एक चीज आपको समझना होगा कि इसमें 5 से 10 साइंस के क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिसको साइंस में डालना गलत होगा। वो यार वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें हैं जो तुम्हें समझ में आनी चाहिए। जैसे वो रेफ्रिजरेटर वाला क्वेश्चन था, टेक्निकली तो वो फिजिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन क्या वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? वो बहुत बेसिक सी बात है, वो समझ में आता है। फिर वैसे ही अब जैसे रेफ्रिजरेटर वाला क्वेश्चन है, तो सेम प्रिंसिपल पे, ऑलमोस्ट सिमिलर प्रिंसिपल पे एयर कंडीशन भी काम कर रहा है। घर में दिन भर आप एसी चला के यूज कर रहे हैं, अब मैं रूम में मैं दिन भर एसी चला के यहाँ बैठा हूं, तो मुझे देख के समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कुछ ही फ्रिज में भी हो रहा होगा। तो वो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आपको साइंस में 5-10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो सोशल साइंस का बच्चा अगर साइंस में 5-10 क्वेश्चन सही कर लेता है, लैंग्वेज का बच्चा, किसी और अदर स्ट्रीम वाला बच्चा साइंस में अगर 5 से 7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सही कर लेता है, तो आप डिमोरलाइज मत हो, एकदम पेपर में पूरे कॉन्फिडेंस से बढ़ो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा उस पे भी। अब आती है बात रीजनिंग मैथ पर। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको रीजनिंग मैथ का बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है, साइंस स्ट्रीम से भी नहीं है। भाई तब तो सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा यार। साइंस स्ट्रीम से भी नहीं हो, रीजनिंग मैथ भी प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ ये सब पढ़ोगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, करंट, तो और सिर्फ लैंग्वेज पढ़ के, और पेडागोजी सब्जेक्ट भी भर रखा है लैंग्वेज का या कुछ और, या सोशल साइंस का पेडागोजी सब्जेक्ट भर रखा है, और साइंस के एक भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा? तो ऐसे केस में मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, गिनती के 3 दिन आपने 5 से 6 घंटे या 6 से 8 घंटे आपने रीजनिंग और मैथ के टॉपिक जो डीयू बीएड में आते हैं वो पढ़ दिया तो कवर हो जाएंगे, क्योंकि डीयू में जो रीजनिंग और मैथ का टॉपिक है वो बहुत ज्यादा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको देखने के लिए मिलेगा कि रीजनिंग मैथ में है कैलेंडर, सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी, लाइन सेगमेंट, ये सब पढ़ लिया, उतना बहुत है। तो वैसे ही देखेंगे फिर रीजनिंग में आपको फ्लोर, सीरीज, ऑड वन, अरेंजमेंट, रैंकिंग, रिलेशन, बस इनके क्वेश्चन पढ़ लिया, मोर देन सफिशियंट है। फिर उसी तरह आप आगे देखेंगे कि टारगेट हमको जो 54-59 क्वेश्चन का है, तो हमको वहीं पर पहुंचना है। अब एक मुझे मेंबर ने मैसेज किया कि सर कुछ स्टैटिक का भेज दीजिए, पढ़ लें। भाई मैं 500 क्वेश्चन स्टैटिक का लिख के भेजूंगा तो पढ़ोगे? अरे एक लूसेंट जीके की बुक आती है, उसको ले लो, मार्केट में मिलता है, वो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में फ्यूचर में जाओगे, गिनती की 150-200 के रुपए की बुक है, किसी भी फ्यूचर एग्जाम में जाओगे, कभी भी स्टैटिक जीके की बात आएगी, बार बार लूसेंट खोल के पढ़ो, प्रैक्टिस करते रहो, वो मोर देन सफिशियंट है। बाकी का इंग्लिश और हिंदी ये जो लैंग्वेज है, इसमें मिनिमम मैं 15 से 16 क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सही करोगे। रीजन सिंपल है, अगर आपकी इंग्लिश कमजोर भी है ना, अगर आप इंग्लिश का पूरा थ्योरी पढ़ोगे, आप इंग्लिश का पूरा थ्योरी पढ़ोगे और पैसेज पढ़ोगे, तो पैसेज पढ़ के आपको ये समझ में आने लगेगा कि यार कौन सा वाला ऑप्शन सही हो सकता है। कई ऐसे शब्द होते हैं क्वेश्चन और आंसर के मैच करते रहते हैं, तो आप इंग्लिश आपको रीड करनी भी आती है, तो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन ही तो पूछता है। वो कौन सा तुमसे इंग्लिश में बहुत ग्रामर पूछ रहा है कि कर नहीं पा रहे हो। सेम चीज मैं इंग्लिश वालों को कहूंगा, हिंदी का सीधा सीधा पैसेज होता है यार। हिंदी का न्यूज़पेपर अगर पढ़ पाते होगे तो हिंदी का पैसेज का क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो
साफ सीधी बात है, सिलेक्शन के लिए, सीआई पहुंचने के लिए, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन पहुंचने के लिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जिया में पहुंचने के लिए सीधा फंडा यही है कि टारगेट बनाओ कि 50 टू 55 क्वेश्चन मुझे सही करना है। अब सवाल है कि इन सही करने के पीछे हम क्या लक्ष्य कैसे निर्धारित करें। तो वो जो मैंने आपको सिस्टम बताया कि आप देखो मिनिमम आपको ऐसा होगा कि आपको 20 क्वेश्चन एक कम से कम आ रहा होगा, या हो सकता है कि आप मिनिमम 40 क्वेश्चन एग्जैक्ट आप सही कर पा रहे हो। बाकी का आप टॉपिक नोट करोगे, कौन से ऐसे वो 4-5 टॉपिक हैं जो आपको थोड़ा बहुत आता है, पहले आपने कभी कहीं पढ़ रखा है, जिसको आप थोड़ा बहुत भी पढ़ लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो वो वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन आप एग्जाम में कर पाओगे। तुरंत ये 40 जो है ना आपका 50-55 पर पहुंच जाएगा। फिर गेस वर्क कैसे मारना है वो मैंने बोला ही है आपको कि ये ध्यान रखना कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके बारे में तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, तो प्लीज ऐसे क्वेश्चन पर गेस वर्क मत मारना। एग्जाम में इस टारगेट पर मत रहना कि मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सही करने हैं, मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि पिछले साल बहुत से बच्चे आए मेरे पास, सर मैंने तो हंसते हंसते बता रहे हैं, कई लड़कियां हंसते हंसते बता रही हैं, सर मैंने तो 90-100 क्वेश्चंस पूरे ही मार्क कर दिए। तो मैं उनको बस ये नहीं कह रहा था कि बेटा तुम तो फेल हो, तुम्हारा तो मैं लिख के दे दूंगा कि तुम फेल होगे। उसका रीजन है, अगर आप 90 से 100 क्वेश्चन पूरा मार्क करके आए हो तो ये दिखा रहा है कि तुमने पेपर का स्ट्रक्चर ही आज तक नहीं समझा, और तुमने जो सही क्वेश्चन किया है उसमें से भी नंबर घटेंगे, क्योंकि भाई जितना गलत करोगे उतना नेगेटिव में जाएगा। और इसको इस दृष्टिकोण से मत देखो कि नेगेटिव सिर्फ 1/4 ही जा रहा है। अगर सिलेक्शन पाना है तो 0.25 मार्क्स, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, हर चीज काउंट होगा। तो तुक्का मारने में ये ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक्स का कोई ऐसा क्वेश्चन लिख रखा है जिसका बिल्कुल तुम्हें कोई सर पैर का आइडिया नहीं है, मत करना। मैथ का कोई ऐसा क्वेश्चन है बिल्कुल एकदम सिटिंग अरेंजमेंट आप नहीं बैठा पा रहे हो, मत करना। फिर वैसे ही साइंस का कोई क्वेश्चन है बहुत क्लिष्ट, बहुत कठिन कोई क्वेश्चन दे रखा है जिसका तुम्हें कोई समझ ही नहीं है, तो उस क्वेश्चन में ध्यान रखना कि तुक्का नहीं मारना है। तुक्का मारते समय बस ये चीज ध्यान रखना, ब्लाइंड गेस करते समय, कि उस क्वेश्चन के बारे में पहले कभी कुछ सुन रखा हो, ऑप्शन देख के लग रहा हो कि यार ऑप्शंस को भी थोड़ा गौर से पढ़िएगा, चारों ऑप्शंस को हमेशा पढ़ लेना चाहिए, पेपर ठीक से पढ़िएगा। तो चारों ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो कई बार लगेगा यार ये वाला ऑप्शन का नाम ना बार बार सुनते हैं न्यूज में, यूट्यूब पर कहीं देख लिया, तो उस पर्टिकुलर ऑप्शन को आप मार्क करके रिस्क उठा सकते हैं, क्योंकि वहां आपको एडवांटेज मिल जाएगा। तो गेस वर्क यहाँ पर काम आ जाएगा। तो टोटल है क्या कि 50-55 क्वेश्चन तक आप पहुंच जाएंगे किसी भी तरीके से, तो ये होगा कि आप सिलेक्शन के करीब रहेंगे। 45 से 50 क्वेश्चन आप कर पाते हैं तो मान लीजिए हो सकता है इस साल कट ऑफ कम जाए, तो थोड़ा सा भी आपका यहाँ पर लक साथ दिया तो आप बहुत इजीली सेलेक्ट हो जाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। कट ऑफ मैंने डीयू बीएड के सभी प्लेलिस्ट के वीडियोस में दिखाया है कि साइंस में ऑलमोस्ट 55 से 60 क्वेश्चन कट ऑफ जाते हैं, लैंग्वेज में 49 से 54, सोशल साइंस वालों के 50 से 55, जो अदर सब्जेक्ट्स हैं कॉमर्स हैं, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, क्योंकि इन सब में पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, तो इन सब्जेक्ट्स में 45 से 50 क्वेश्चन कट ऑफ जाता है। अदर लैंग्वेज वाले हैं पंजाबी उर्दू 38 से 42 क्वेश्चन आता है। और होम साइंस वाले देखिए भाई इनका तो ऐसा है कि इन्होंने सिर्फ हिंदी इंग्लिश और वो जो शुरुआत में मैंने आपको 10 से 15 क्वेश्चन दिखाए उतना भी ये सही कर लें तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, ये जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं ना 55 से 60 क्वेश्चन, इसमें आप 1-2 क्वेश्चन कम भी सही करते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और बहुत से कैंडिडेट्स मेरे पास आते हैं, सर मैं तो जनरल कैटेगरी का हूँ। भाई तुम जनरल कैटेगरी के हो तो मैं भी जनरल कैटेगरी का हूँ, इन बातों के लिए आप कब तक रोएंगे? किसी को आरक्षण दिया गया है तो किन्हीं कारणों से दिया गया है। तो वही जो समझ वाली बात मैं कह रहा हूँ ना, थोड़ा सा समझ डेवलप करिए, एक बार जानने की कोशिश कर लीजिए कि क्यों दिया गया है। तो एक बार जानने की कोशिश कर लोगे, एक बार समाज के एकदम एक्सट्रीम बैकवर्ड एरियाज, रूरल एरियाज में चले जाओगे तो तुम्हें देख के समझ में आ जाएगा कि क्यों दिया गया है। तो जब उतना अगर समझ डेवलप कर लोगे तो कम से कम ये जो कट ऑफ है ना, अपने फेल्योर को आप इस बात पे ब्लेम नहीं करोगे कि मैं जनरल कैटेगरी का हूँ। देखिए साफ सीधी बात बताऊं, इतना भी कट ऑफ नहीं जा रहा है कि जनरल कैटेगरी से हो तो सेलेक्ट नहीं हो सकते हो। अगर मान लो आप जनरल कैटेगरी के लिए मान लो साइंस में जो है थर्ड कट ऑफ में गया 55 क्वेश्चन, तो ठीक है, किसी हो सकता है ओबीसी वाले के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना रहेगा 53 से 54 क्वेश्चन रहेगा, एससी एसटी कैटेगरी वाले के लिए कितना, एससी वालों के लिए कितना रहेगा, ज्यादा से ज्यादा ये कितना रहेगा 50 से 52 क्वेश्चन रहेगा, इससे ज्यादा नीचे थोड़ी ना रहेगा। और जो नंबर ऑफ सीट्स है उन सीट्स पे डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, आप देखेंगे तो जनरल कैटेगरी और किसी और कैटेगरी के लोग हैं तो बराबर से सीटों पे डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो आप प्लीज अपने प्रिपरेशन के फेल्योर को इसके आड़ में मत छुपाइए कि रिजर्वेशन है तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और आप 50 से 51 क्वेश्चन करने लायक हैं
तो मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई आप 55 क्वेश्चन भी करने लायक हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। कि जाके हर जगह रिजर्वेशन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे रो रहे हैं, तो उससे अच्छा थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो यार, हो जाएगा। 50 क्वेश्चन है, 55 तक पहुंचना है, 50 तक पहुंच जा रहे हो, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सब बातों पर इतना कोई रोने वाली बात नहीं है। आप सिर्फ अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट पे फोकस करिए। क्योंकि देखिए, अगर ठीक है, मान लो कि जनरल कैटेगरी को तुमको कैटेगरी का एडवांटेज नहीं मिल रहा, मान लिया, तो नहीं मिल रहा है ना, तो उस पर रोना बंद करो। अब सवाल ये है कि क्या मिल रहा है, कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं ये देखने लगूं दिन भर बैठ के कि मेरा कैटेगरी क्या है, मैं तो जनरल कैटेगरी का हूं, भाई तो मैं तो पहले ही आप अपने आप को क्यों हारा हुआ मान रहे हो, आप अपने आप को, अपने मन को क्यों कमजोर कर रहे हो। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, आपका काम हो जाएगा, आप इजीली सेलेक्ट हो जाओगे। थोड़े से भी एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा निकाल लिए, क्योंकि देखिए मैं भी जनरल कैटेगरी का हूँ, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने बताया कि मेरा यूपी बीएड का पेपर बहुत बेकार हुआ, तो मैं 36,000 रैंक पाया, वो आज तक मुझे याद है। तो आप ये चीज समझिए ना कि क्वेश्चंस अगर आप उतना कर लेते हो तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो मेहनत करिए, माय बेस्ट विशेस टू यू। आप जितना मैंने बताया उतना अगर आप फॉलो करते हो तो श्योर शॉट आपका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होने के बाद आप आइएगा दिल्ली बाइट्स पे, आप आइएगा नॉर्थ कैंपस में, वहाँ आपसे मेरी फिर से मुलाकात होगी। दिल्ली बाइट्स की मेंबरशिप लेने के लिए आपको DUBED251 लिखकर इस नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा, 251 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। व्हाट्सएप करने के बाद आप 24 टू 48 आवर्स वेट करेंगे, क्योंकि ये जियो वोडाफोन का कस्टमर केयर नहीं है, मेरी व्हाट्सएप हैंडलर है। जो आप ये कोड लिख कर सेंड करते हो तो 251 रुपीज़ का आपको पेमेंट का लिंक सेंड करेंगी। सब कुछ आपको व्हाट्सएप पर ही प्रोवाइड किया जाएगा। पेमेंट करने के बाद 24 से 48 आवर्स में वो कन्फर्मेशन आपको सेंड करेंगी। उसके बाद आपको मेरे नंबर से टेक्स्ट आएगा, जिससे आप डायरेक्टली मेरे साथ कॉन्वर्सेशन में रह सकते हो, और ये मेंबरशिप की वैलिडिटी 1 ईयर की होती है। ओके गाइस, दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होगा। आप सबसे अनुरोध है कि DU BED और दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। सब्सक्राइब दिल्ली बाइट्स, स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।